बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, और सेकंड टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, और थर्ड टॉपिक है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलते हैं हम जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम एनर्जेटिक्स ऑफ बाउंड फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि एटम्स बाउंड क्यों बनाते हैं। तो आज हम ड्यूरिंग बाउंड फॉर्मेशन एनर्जी में क्या चेंजेस आती हैं, यानी जैसे हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था इंथैल्पीज ऑफ बाउंड फॉर्मेशन। इंथैल्पीज ऑफ बाउंड फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे कि जब केमिकल बाउंड बनता है तो क्या सिस्टम के अंदर एनर्जी की क्या चेंजेस आती हैं। तो याद रखें बेटा, जो एटॉमिक सिस्टम होता है, यानी एक सिस्टम है उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। एटॉमिक सिस्टम जो है वो हायर एनर्जी कंटेंट्स रखता है, लेकिन वही एटम्स जब आपस में बाउंड्स बनाते हैं, जब बाउंड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो सिस्टम का एनर्जी कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। बाउंड बनने से एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम का एनर्जी कंटेंट कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। एटम्स आपस में जो बाउंड बनाते हैं वो स्टेबल होने के लिए बनाते हैं। तो मॉडर्न थ्योरीज के मुताबिक एटम्स फॉर्म बॉन्ड एज इट लीड्स टू डिक्रीज इट्स एनर्जी। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन की एग्जांपल है, ये वाला ग्राफ देखिए। इसके वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की शो की है, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान डिस्टेंस को दिखाया है। तो बेटा तवज्जो करें, सबसे ऊपर देखें, ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनमें ये जो लाइन है ये डिस्टेंस को शो कर रही है। अब देखें जो फर्स्ट सबसे ऊपर दो हाइड्रोजन एटम बनाए गए हैं, इनमें डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया गया है। और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ देखें पॉइंट ए है, और ये पूरी लाइन जो है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रही है। और इनके दरमियान इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा है। जितना इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे ये एटम्स करीब आते जाएंगे, तो ये देखें, ये लाइन एनर्जी लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। ये एटम्स करीब आए, एनर्जी लोअरिंग ड्यू टू बाउंड फॉर्मेशन। एटम्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती जाती है। अच्छा, अब यहां सबसे पहले यहां भी देखें, यहां लिखा हुआ है द अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर। ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये दो एटम्स को करीब लाती हैं। अब बेटा यहां पर ये बात समझने वाली है कि इन दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कहां से आती हैं। तो बेटा ये क्लियर बात है कि एक एटम का न्यूक्लियस, जैसे दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। अब दूसरे हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो फर्स्ट
इलेक्ट्रॉन के जो फर्स्ट एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को यानी दोनों एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में, उनको अट्रैक्ट करते हैं और ये अट्रैक्शन इन्हें पास लाती है, एक दूसरे के ये करीब आते जाते हैं। नीचे वाली पिक्चर में देखें तो ये करीब आ गए हैं, तो इनकी एनर्जी इस लाइन से भी शो है और साथ लिखा भी हुआ है कि इनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई है। अब अट्रैक्शन इनको और करीब ला रही है और इनकी एनर्जी और करीब आती जाएगी। याद रखिए जैसे जैसे एटम जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे उतनी सिस्टम की एनर्जी कम होती जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती जाएंगी, रिपल्सिव फोर्सेस कम से कम होती जाएंगी। एक वो डिस्टेंस आएगा यहाँ इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी और सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होगी। उस डिस्टेंस को कंप्रोमाइज डिस्टेंस कहते हैं। उस डिस्टेंस को कंप्रोमाइज डिस्टेंस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उस डिस्टेंस के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम है, सिस्टम की एनर्जी मिनिमम है और रिपल्सिव फोर्सेस भी मिनिमम है, यानी रिपल्सिव फोर्सेस कम से कम है। अब आप कहेंगे क्या ये एटम्स इससे ज़्यादा करीब नहीं आ सकते? आ सकते हैं, लेकिन जब इससे और ज़्यादा करीब आएंगे तो दोनों एटम के न्यूक्लियस भी करीब आएंगे, तो न्यूक्लियस को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करना शुरू कर देगा, जिससे क्या है सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर फिर बॉन्ड नहीं बन पाएगा और रिपल्सिव फोर्सेस मैक्सिमम होगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो मिनिमम होगी। तो ये बेटा ये दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा? बाउंड डिस्टेंस इज द कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, जस्टिफाई इट। कि बाउंड डिस्टेंस जो है ये दो एटम्स के दरमियान कंप्रोमाइज डिस्टेंस है, यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है जिसकी वजह से बाउंड बन जाता है। इसको इसकी जस्टिफिकेशन के लिए हम ये नीचे वाला पैराग्राफ यूज करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब देखें इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम 75.4 पिकोमीटर ये कंप्रोमाइज डिस्टेंस है जिस पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी ये देखें 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है सिस्टम की यहाँ पे होती है, जिसे हम बाउंड एनर्जी भी कह सकते हैं। ये एनर्जी खारिज होती है, इसे बाउंड फॉर्मेशन एनर्जी कह सकते हैं या बाउंड एनर्जी, यानी ऊपर से जब एनर्जी नीचे आ रही है तो इट मीन की एनर्जी खारिज हो रही है। और इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी एनर्जी खारिज हुई है? -436 किलो जूल पर मोल एनर्जी इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम अमिट हुई है। तो बेटा ये अगर हम पिछले सालों में जाएं तो कई बोर्ड्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है, एनर्जेटिक्स ऑफ बाउंड फॉर्मेशन। लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही आपने तैयार करना है। पिछले 5-6 सालों से जो हमारा पेपर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी स्कीम में ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट बन रहा है, तो इसलिए ये डायग्राम भी अच्छी तरह कर लें अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है और शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी इसको तैयार कर लें। तो इसमें हमने पढ़ा कि जैसे जैसे बाउंड बनता है या एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और सिस्टम जो है उसमें एटम्स स्टेबिलिटीज़ की तरफ आते हैं। किसी भी एटॉमिक सिस्टम की जितनी एनर्जी कम होगी वो खुद को उतना ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे और वो एटॉमिक फॉर्म में बॉन्ड बनाकर कंपाउंड्स मॉलिक्यूल की तरफ चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो बेटा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे डिफरेंट डायग्राम से। तो सबसे पहले हम एटॉमिक साइज
या एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन करेंगे। ये देखें बेटा, डायग्राम में देखें, ये सेंटर में ये एक न्यूक्लियस दिखाया गया है जिसमें P पॉजिटिव लिखा गया है। और ये जो न्यूक्लियस है ना बेटा, इसमें प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये देखें, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट 3 तरह के शेल्स दिखाए गए हैं और इनकी वजाहत भी की गई है। तवज्जो कीजिए ज़रा, ये आपका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल जिसे हम के शेल कहते हैं, ये सेकंड शेल जिसे हम एल शेल कहते हैं, और ये थर्ड शेल जिसे हम एम शेल कहते हैं। तो बेटा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके अलावा बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जो अंडर रिसर्च हैं, लेकिन अभी हम बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल ही पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज होता है। और उसके बाद देखें, ये रेड कलर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किया गया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा गया है कि जब बाउंड फॉर्मेशन होती है तो यही वाला शेल जो है बाउंड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा 2 इनर शेल शो किए गए हैं, इससे ज़्यादा भी इनर शेल हो सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एटम लिया है। तो देखिए, तवज्जो कीजिए, तो इनर शेल को के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें कोर इलेक्ट्रॉन्स या इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। एक बात और याद रखें कि इनर शेल जो होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन पे ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जितने किसी एटम के अंदर कोर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उतनी इनमें रिपल्शन ज़्यादा होती है, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। नाउ अब हम एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे हैं या एटॉमिक साइज पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक निकाल लें। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आपने लिखनी है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल कह लें। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स लिखिए, ये यहां लिखी भी होगी। द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एटम। तो बेटा, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की आपने लिखनी है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ग्रुप्स के अंदर भी, पीरियड्स के अंदर भी। तो ये देखिए जी, ये हम सबसे पहले जो है एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है वो हम पीरियड्स के अंदर पढ़ेंगे बेटा। देखें ये पीरियड्स को, ये टेबल देखें, पीरियोडिक टेबल है, इसमें सेकंड पीरियड देखें। सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं पहले उनके नाम देख लेते हैं। ये पॉइंटर की तरफ तवज्जो कीजिए। ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पीरियड के अंदर है लिथियम, सेकंड है ब्रिलियम Be, ये ना सी नज़र आ रहा है लेकिन ये ई है, Be, ये सेकंड एलिमेंट है ब्रिलियम। थर्ड एलिमेंट है बोरोन, फोर्थ एलिमेंट है कार्बन, नेक्स्ट है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन, उसके बाद है नियोन। नियोन का सिंबल होता है Ne, ये ई है बेटा, दूर से सी नजर आ रहा है, जरा इसको देखिएगा। आप ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट वर्ड आ रहे हैं, राइट मूव कर रहे हैं, तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह ग्रुप में देखें, ऊपर से नीचे की तरफ फर्स्ट ग्रुप देख लें या सेकंड ग्रुप देख लें। यहाँ देखें हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है, लिथियम का उससे बड़ा, सोडियम का उससे बड़ा, पोटाशियम का उससे बड़ा, रोबेडियम का उससे बड़ा, सेजियम का उससे बड़ा। तवज्जो कीजिए बेटा, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ
एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, और पीरियड में लेफ्ट से राइट आते हुए एटॉमिक साइज रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है। इसकी वजह हम पढ़ते हैं। इसकी 4 वजह हैं जो हम डिटेल के साथ जिसको हम डिस्कस करेंगे। बेटा अगर हम सेकंड शेल की बात करते हैं तो सेकंड शेल में लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लिथियम में 2 शेल हैं। अच्छा एक और बात नोट कर लें, जो शेल नंबर होता है यानी शेल की तादाद होती है वो इक्वल टू पीरियड नंबर होता है। यानी ये जो पीरियड नंबर 1 है, हाइड्रोजन और हीलियम, इनमें सिर्फ एक ही शेल है क्योंकि इसका पीरियड नंबर 1 है, इसमें एक ही शेल होगा। शेल नंबर और पीरियड नंबर हमेशा इक्वल होते हैं। अब सेकंड पीरियड में हमेशा 2 शेल्स होते हैं, थर्ड पीरियड में हमेशा 3 शेल्स होते हैं, फोर्थ पीरियड में हमेशा हर एलिमेंट के 4 शेल होंगे, फिफ्थ पीरियड में 5 शेल होंगे, सिक्स्थ पीरियड में 6 शेल्स होंगे, सेवन्थ पीरियड में 7 शेल्स होंगे। तो हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक साइज है वो शेल नंबर पे डिपेंड करता है, यानी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। तो आप ही देखें सेकंड पीरियड के अंदर तमाम जो एलिमेंट्स हैं उसमें 2 शेल्स है, लेकिन इसका एटॉमिक साइज तो डिक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज कर रहा है, जबकि इनके मीन्स में नंबर ऑफ शेल सेम है। जैसे लिथियम में भी 2 शेल्स हैं, बेरिलियम में भी 2 शेल्स हैं, बोरोन में भी 2 शेल्स हैं, कार्बन में भी 2 शेल्स हैं, नाइट्रोजन में भी 2 शेल्स हैं, ऑक्सीजन में भी 2 शेल्स हैं, फ्लोरीन में भी 2 शेल्स हैं और न्यून में भी 2 शेल्स हैं। फिर क्यों इसका एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट डिक्रीज करता है जबकि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है? तो बेटा इसमें जो पहला फैक्टर्स है वो है न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या है बेटे? न्यूक्लियर चार्ज। देखें ये लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक साइज यहां देखें, हम इसका कोवैलेंट रेडियस निकाल लेते हैं। लिथियम का जो कोवैलेंट रेडियस है 134 पिकोमीटर है और बेरिलियम का 90 पिकोमीटर है, यानी लिथियम का ज्यादा है, बेरिलियम का कम हो गया। बोरोन का 82 पिकोमीटर है, कार्बन का 77 पिकोमीटर है और नाइट्रोजन का 75 पिकोमीटर है, ऑक्सीजन का 73 पिकोमीटर है, फ्लोरीन का 71 पिकोमीटर है और न्यून का 69 पिकोमीटर है। तो बेटा तवज्जो कीजिए, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस या कोवैलेंट रेडियस या आयोनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। कैलकुलेटेड रेडियस भी हम देख लेते हैं, यानी हम यहां रेडियस की टाइप भी निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल रेडियस, कैलकुलेटेड रेडियस, कोवैलेंट रेडियस और वैन वाल रेडियस। ये तमाम किसी भी रेडियस को लेकर हम ये स्टडी जो है वो अच्छी तरह हम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट आएंगे तो कोवैलेंट रेडियस जो है ये डिक्रीज करेगा या एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, आयोनिक रेडियस भी डिक्रीज करेगा। तवज्जो कीजिए बेटा, इसकी क्या वजह है, ये क्यों डिक्रीज करता है? तो बेटा इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें लिथियम जो है इसका ये साइड पे देखें येलो कलर में लिथियम आ रहा है, इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, ये 3 इसका एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज है। लिथियम का एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज 3 है। इसी तरह बेरिलियम का देखें, साथ में बेरिलियम आ गया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, यानी इसका न्यूक्लियर चार्ज 4 है। इसी तरह बोरोन का देखें न्यूक्लियर चार्ज 5 है, कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज 6 है, नाइट्रोजन का
न्यूक्लियर चार्ज 7 है, ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज 8 है, फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज 9 है, न्यून का न्यूक्लियर चार्ज 10 है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट वर्ड आते हैं, लेफ्ट से राइट वर्ड आते हैं, तो होता क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। लेकिन याद रखें बेटा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं करते। सेकंड पीरियड में हर एलिमेंट में 2 ही शेल्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रहे। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं करते तो याद रखिए कि शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज नहीं करता। शील्डिंग इफेक्ट हमेशा इनर शेल, जो अभी अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी जिसे हमने कोर इलेक्ट्रॉन्स कहा था, शील्डिंग इफेक्ट ये कोर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से होता है। जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी जो रिपल्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये शील्डिंग इफेक्ट कॉज करती है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम कर देता है। अब देखें, तवज्जो करें, तवज्जो ये करनी है आपने कि पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। इट मींस कि शील्डिंग इफेक्ट सेम रहती है, इनर शेल की रिपल्शन सेम रहती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब आना शुरू हो जाते हैं और एटम का साइज सिकुड़ना शुरू कर जाता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इंक्रीज करेगी और बदले में क्या होगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। और इस तरह हम कहेंगे लेफ्ट से राइट आते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। लेफ्ट से राइट आते हुए क्या होता, सॉरी, लेफ्ट से राइट आते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। उसकी पहली वजह ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, दूसरी वजह कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाती है, और तीसरी वजह कि नंबर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के बावजूद नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ता। जित शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ेगा तो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एटम्स का साइज छोटे से छोटा होता चला जाएगा, छोटे से छोटा होता चला जाएगा एटम का साइज। तो यहाँ भी देखें जी, एटॉमिक साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता, अगर हम उल्टा आए राइट से लेफ्ट आए तो वो इंक्रीज करेगा। यहां हम वैल्यू के साथ एटॉमिक साइज पढ़ सकते हैं। लिथियम का 134 पिकोमीटर, बेरिलियम का मैं पहले भी पढ़ के सुना चुका हूं। इसी तरह फर्स्ट पीरियड में भी देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज 37 पिकोमीटर है, जबकि हीलियम का 32 है। इसी तरह किसी भी पीरियड के अंदर देखें, लेफ्ट टू राइट जो है एटॉमिक रेडियस हो या कोवेलेंट रेडियस हो या एटॉमिक साइज हो, ये लेफ्ट से राइट डिक्रीज करता है। हाँ, हम अगर हम राइट से लेफ्ट आए तो वो इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? मैं उम्मीद है आपको समझा सका हूँ तो कि एटॉमिक साइज किस तरह ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे डिक्रीज, ग्रुप में पीरियड के अंदर राइट टू लेफ्ट एटॉमिक साइज जो है वो किस तरह इंक्रीज करता है। अच्छा, अब एटॉमिक साइज के साथ साथ हम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी डिस्कस करेंगे। ये देखें ज़रा, अब हम इसी पीरियोडिक टेबल को आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी हम आज ही सारे ट्रेंड डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे आ रहा हूँ। ये देखें, आपकी ये टेक्स्ट बुक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये तीनों ही डिस्कस करेंगे आज हम। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है जी? आयोनाइजेशन एनर्जी द
minimum amount of energy required to remove an electron from the gaseous atom to form anion। एनाइन यानी एनाइन का मतलब एक आयन। जिस तरह देखें ये मैग्नीशियम एटम है, मैग्नीशियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो मैग्नीशियम एटम को देखो कितनी एनर्जी चाहिए, 738 किलो जूल पर मोल। एक मोल मैग्नीशियम एटम में से एक मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 738 किलो जूल पर मोल, जो कि मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहलाती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। तो एक दफ़ा फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, टू फॉर्म अ कैटायन। ये पॉजिटिव आयन बनाने के लिए चाहिए होती है, टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, नेगेटिव आयन इसमें फॉर्मेशन नहीं होगी। नेगेटिव आयन बनने के दौरान जो एनर्जी खारिज होती है या अब्जॉर्ब होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो ये बात वाज़ेह फ़र्क का पता होना चाहिए कि जब पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन होगी उस वक्त एनर्जी हमेशा अब्जॉर्ब होती है और उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो मैग्नीशियम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन भी आपने याद करनी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो मैंने बताया आपको कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। देखिए थोड़ी सी गौर करें, मैं मैग्नीशियम की एग्जांपल देता हूं आपको। हमने अभी अभी पढ़ा ये लास्ट डायग्राम के अंदर, ये देखें मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 738 किलो जूल पर मोल है। अगर आप मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर देखें, मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि 3s के अंदर होते हैं। हमने आउटर मोस्ट शेल में से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें, अगर मैग्नीशियम से हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 738 किलो जूल पर मोल इसको एनर्जी चाहिए। जब 738 किलो जूल पर मोल इसको एनर्जी चाहिए तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, इसलिए ये पॉजिटिव है, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए। अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, मैग्नीशियम में जो सेकंड, ये देखें, ये क्वेश्चन देखें, ये मेरे पॉइंटर की तरफ, मैग्नीशियम जब पॉजिटिव आयन बन जाता है इसमें से आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये मोनो पॉजिटिव आयन है, इस पे +1 चार्ज आएगा। इसमें से जब आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी डबल चाहिए। कितनी चाहिए, 1450 किलो जूल पर मोल, 1450 किलो जूल पर मोल। यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर गई है। यहाँ देखें डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मोनो पॉजिटिव आयन ऑफ इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह अगर हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन करें तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का जो पीरियोडिक ट्रेंड है। आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है,
बेटा जैसे जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। यानी हमने जैसे पढ़ा था कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, लेकिन इसके मुकाबले में एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे डिक्रीज करेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। बल्कि यही नहीं, मैं एक यूनिवर्सल आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये वाली बेटा डायग्राम देखें। एटॉमिक साइज हमने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की भी अगर बात करें, ये तीनों टर्म याद रखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये पीरियोडिक टेबल के जो पीरियड्स होते हैं, ये जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो ये तीनों ये इंक्रीज करती हैं। क्या वजह बनती है, ये क्यों इंक्रीज करती हैं पीरियड के अंदर? तो इसके लिए भी बेटा मैं आपको 3 वजह बताऊंगा। ये देखें ज़रा, पीरियोडिक ट्रेंड्स में द मेजर ट्रेंड्स ऑन पीरियोडिक टेबल, ये हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे? एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इनमें जो सब में जो कॉमन फैक्टर है, यानी तीनों, एटॉमिक साइज में भी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी, जो कॉमन फैक्टर है वो ये देखिएगा ज़रा, ये देखिए ज़रा, एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम, इसका मैं फैक्टर पढ़ा चुका हूँ कि ये एटॉमिक जो साइज है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों करता है। उसमें हमने 2 वजह पढ़ी कि न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करता है। न्यूक्लियस के अंदर, ये देखें ज़रा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद जितनी ज़्यादा होगी, आउटर मोस्ट शेल के लिए उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। आउटर मोस्ट शेल के लिए जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि उतना मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकालना जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो। न्यूक्लियस ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये जो सबसे बाहर वाला शेल है, इसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देनी पड़ेगी। और दूसरी बात है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट मैंने बताया था कि आपको पीरियड्स में सेम रहता है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इनर शेल पे डिपेंड करता है। ये देखें, इसमें ये आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें 2 इनर शेल है। जो इनर शेल की रिपल्शन होती है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देती है। वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है तो फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। लेकिन पीरियड में तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है, तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती है। इनकी वैल्यू भी देखते हैं जरा बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखें, लिथियम के लिए देखें, ये 520 किलो जूल पर मोल है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी शो की गई है। और बेरिलियम की देखें 899.5 है, ये इंक्रीज कर गई है। बोरॉन की देखें थोड़ी सी कम है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटा। इसी तरह कार्बन की देखें 1086.5 है, और नाइट्रोजन की देखें 1402 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह तवज्जो कीजिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है। इसकी वजह वही है जो मैं बार बार बता चुका हूँ। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी
लिथियम की 59.6 है। इसी तरह बेरिलियम की देखें, इसी तरह बोरोन की देखें, कार्बन की देखें, ठीक है बेटा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखें। सेकंड पीरियड में देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिथियम की 98 है, बेरिलियम की 1.57 है, बोरोन की 2.04 है, कार्बन की 2.5 है, नाइट्रोजन की 3.04 है, ऑक्सीजन की 0.44 या 0.5 कर लें इसे, फ्लोरीन की 3.98 या पूरी 4 कहलाती है ये। इसी तरह हर पीरियड में देखें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या आयोनाइजेशन एनर्जी हो, ये इंक्रीज करती है। फिर मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं इसकी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। ये बात बेटा समझ आ चुकी है आपको। अब हम ग्रुप के अंदर पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द ग्रुप्स। ग्रुप्स में देखिएगा, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये वाला, ये रेड कलर से देखें अल्कली मेटल, सबसे छोटा साइज हाइड्रोजन का है। सबसे पहले हम एटॉमिक साइज की बात करेंगे। सबसे छोटा साइज हाइड्रोजन एटम का है, उससे बड़ा है लिथियम का, उससे बड़ा है सोडियम का, उससे बड़ा है पोटाशियम का, उससे बड़ा है रुबेडियम का, उससे बड़ा है सीजियम का, उससे बड़ा है फ्रांसियम का। ये ज़रा एक ये देखें ज़रा, ये लिथियम, लिथियम में 2 शेल हैं, सोडियम में 3 शेल हैं, पोटाशियम में 4 शेल हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हम करेंगे कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ग्रुप में टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। और टॉप टू बॉटम जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। जितने शेल्स ज्यादा होंगे उतना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, उतना एटॉमिक साइज बड़ा होगा। हमने पढ़ा था कि एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। तो बेटा एटॉमिक रेडियस ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है। दूसरी बात बेटा, अब देखें लिथियम में 1 इनर शेल है, सोडियम में 2 इनर शेल है और पोटाशियम में 3 इनर शेल है। और जैसे जैसे इनर शेल इंक्रीज करते हैं तो कोर इलेक्ट्रॉन्स इनर इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती है। जब कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। कोर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने से क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इनर शेल रिपल्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम अफेक्टिव होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जब कम होगी तो साइज और फैल जाएगा, एटम का शेल्स और रिलैक्स होकर न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, जिससे एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज करता है। लेकिन बाकी सारी वैल्यू जो है, जैसे हम कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम डायग्राम देखें क्या लिथियम की ज्यादा है या पोटाशियम की ज्यादा है, तो हम कहेंगे लिथियम की ज्यादा है। लिथियम की क्यों ज्यादा है, लिथियम के न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है। जितनी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज्यादा होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी और उतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तवज्जो कीजिए, अगर हम इसकी वैल्यू देखें, सबसे पहले हम कोवैलेंट रेडियस के देखते हैं तो हाइड्रोजन का जो कोवैलेंट रेडियस है
यानी एटॉमिक रेडियस है वो 72.8 पिकोमीटर है, जबकि लिथियम का अगर देखें 59.6 पिकोमीटर है, यानी 60 ही कर लीजिए, 60 पिकोमीटर। और सोडियम का 52.8 पिकोमीटर है। और इसी तरह ये पोटाशियम का देखें ऊपर की नीचे की तरफ, ये कोवेलेंट रेडियस हम पढ़ रहे हैं, हम कैलकुलेटेड रेडियस भी पढ़ सकते हैं ऊपर से नीचे। इसी तरह अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, लिथियम की 520 किलो जूल पर मोल है और सोडियम की 496 किलो जूल पर मोल है। ऊपर से नीचे की तरफ देखें आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। इसी तरह रुबेडियम की देखें, इसी तरह से सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। हाइड्रोजन की देखें 1312 किलो जूल पर मोल है, लिथियम की 520 किलो जूल पर मोल है, सोडियम की 496 किलो जूल पर मोल है, पोटाशियम की 418 किलो जूल पर मोल है, रुबेडियम की 403 किलो जूल पर मोल है, सेजियम की 375 किलो जूल पर मोल है, फ्रांसियम की 380 किलो जूल पर मोल है। ऊपर से नीचे की तरफ देखें आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। वजह वही है कि ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी से इजी तर होता चला जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ट्रेंड देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का देखें, हाइड्रोजन की 72 है, ऊपर से नीचे की तरफ देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखें, हाइड्रोजन की 2.2 है, लिथियम की 0.98 यानी 1 के करीब है, सोडियम की 0.93 है, पोटाशियम की 0.82 है, रुबेडियम की 0.82 है, सेजियम की 0.79 है, फ्रांसियम की 0.7 है। तो यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्रांसियम की है, जो कि अनस्टेबल है। वैसे अगर स्टेबल एटम देखें तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम जो है वो सेजियम है। तो बेटा ये है हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स देखें, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज करती है। तो बेटा ये थे हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स एटॉमिक रेडियस के, आयोनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। इनके फैक्टर्स भी 2 मार्क्स में आ जाते हैं। हम दोबारा बात करते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये दोनों के फैक्टर्स सेम ही है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपने सेम याद करना है। और याद रखें कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं इसके अलग से पढ़ाऊंगा आपको कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर सब स्टूडेंट्स के पास है, अगर किसी को कोई भी बात पूछनी हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे जी।